चाइना में आप काफ़ी अरसा रह के आए हैं। वहाँ का जो बिज़नेसमैन है, एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर, और पाकिस्तान का जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर है, उन दोनों की सोच के दरमियान कितना गैप है? पाकिस्तानी चाइनीज़ को और चाइनीज़ पाकिस्तानी को अक्सर धोखा दे लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी चाइनीज़ भाई-भाई हैं। तो क्या चाइनीज़ अमेरिकन्स को भी धोखा देते हैं? अब मेरी भी यही ख़्वाहिश है कि मैं भी जाऊँ। दूसरा, पता भी नहीं कि वहाँ पे जाते कैसे हैं और उसका वीज़ा कैसे मिलता है, कितने का मिलता है, रहना कहाँ पे है, खाना क्या है, पीना क्या है। वहाँ सुना है वो डड्डू-शड्डू भी खिला देते हैं। पता नहीं। तो एक तो मुझे ये बताएँ कि वहाँ जाने का तरीका क्या है, जाएँ कैसे? और दूसरा, वहाँ पे डड्डुओं से कैसे बचें? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। एक बात हमेशा से परेशानी का सबब रहती है कि चाइना से इंपोर्ट कैसे करें। वैसे तो आजकल काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो लोग मंगवाते हैं चीज़ें या मंगवाना चाहते हैं, उनके सामने एक चैलेंज हमेशा से रहा है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि हम इंपोर्ट कैसे करें। बाज़ लोगों के सामने तो सिर्फ़ यही होता है कि हमने इंपोर्ट करना है और क्या करें, ये भी पता नहीं होता। अगर कोई इंपोर्ट चीज़ कर लें तो उसकी क्वालिटी को कैसे इंश्योर करें? चाइनीज़ हमारे पैसे लेकर भाग तो नहीं जाएँगे, और इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन और टाइम कितना लगता है? ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस फ़ील्ड के अंदर बिल्कुल नए हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं अरसलान भाई, और इनका जो पूरा नाम है अगर मैं बताऊँ तो अरसलान चाइना वाला। इनसे बात करते हैं और वो सवाल जो एक कॉमन मैन के दिमाग में हमेशा फांस बन के चुभे रहते हैं, आज क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम सलाम शायद भाई। मोहम्मद अरसलान, अरसलान अली, अरसलान अहमद बहुत सुना। अरसलान चाइना वाला, इसके पीछे क्या साइंस है? अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले ये है कि चाइना वाला लगाने की वजह मुझे क्यों पेश आई। मैंने काम ये सोर्सिंग का शुरू किया। ठीक है, चाइना से लोगों को लेन देन शुरू की, लेकिन ये काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये समझ आ गई थी कि अगर मुझे इस काम में कोई यूनिकनेस क्रिएट करनी है जो लोगों के जहनों में बैठ जाए, तो मुझे कुछ जो है ना, कुछ अपना नाम, कोई ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो ये ब्रांड बनाने के लिए मैंने अपने नाम के साथ जो है वो चाइना वाला लगाया। अब जब भी कोई देखता है कि अरसलान चाइना वाला, तो उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कोई इसका लिंक जो है वो चाइना से ज़रूर है। शाहिद हुसैन जोया, एज अ कॉमन पर्सन पाकिस्तान की आवाज़ के तौर पे कुछ बुनियादी मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मैं अगर इम्पोर्ट के काम में आना चाहता हूँ, बाहर से ख़ास तौर पे चाइना से सोर्सिंग करके कुछ भी मंगवाना चाहूँ, तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मुझे 5 बेसिक स्टेप्स क्या लेने चाहिए? आपकी जो एक्सपीरियंस, तजर्बा और राय है, उसके बारे में जानना चाहता देखिए, हूँ। सबसे पहले ये है कि आपको अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि लोग कहते हैं कि जी हमें फॉर एग्जांपल मोबाइल कवर चाहिए। ठीक है, और वो चाहते हैं कि हम मोबाइल कवर ले लें। अब मोबाइल कवर के डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट जो है वो डिज़ाइंस हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए, यानी प्रोडक्ट की रिसर्च की हुई हो हमने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हमने राइट सप्लायर को टारगेट करना है। अब होता क्या है कि लोग जब उठते हैं, उठ के सोर्सिंग करना चाहते हैं, तो वो सीधा अली बाबा पे जाते हैं। उनको राइट मार्केट्स का नहीं पता कि किस किस मार्केट में जाना है। फिर पेमेंट्स का इशू आता है, लोगों को पेमेंट करने का तरीका नहीं पता। ये एक, इसके ऊपर जो है ना, लोगों को पहले से सोच लेना चाहिए। इसके बाद जो है वो फिर उसकी क्वालिटी, ऑर्डर मैनेजमेंट, और फिर मेन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। अगर आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई होगी, तो आपको डेफिनेटली जो है वो फिर लोग कहते हैं फ्रॉड है, ये है, वो फिर चीज़ें होंगी। चाइना से अगर मैं पेन मंगवाना चाहता हूँ, पेन को हम एज अ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर मेरी कोई कंपनी रजिस्टर होना लाज़िम है? नहीं, लाज़मी नहीं है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो। देखें, हम लोग सिंपल सी एक वो करते हैं कि आपने क्या करना है, पाकिस्तान जब चीज़ लेके आनी है, तो आपको कस्टम एजेंट जो हैं वो मिल जाएँगे। अब एक बंदा जिसने थोड़ी सी इंपोर्ट करनी है अपने किसी ऑनलाइन स्टोर के लिए, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, अगर उसको वो ये रजिस्ट्रेशंस के चक्कर में चला जाएगा, बहुत सारे लोग तो वैसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, इसका आसान सा तरीका ये है कि आप सोर्सिंग कर लें, बाय कर लें, शिपिंग एजेंट को हायर करें, वो आपकी प्रोडक्ट को है वो कस्टम क्लियरेंस करवा के आपके डोर स्टेप पे पहुंचा देगी। तो आपको उस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना लाजमी नहीं है।
मेरे ज़हन में ये चीज़ है जो मैंने अभी तक बहुत से मुख्तलिफ़ लोगों से मिला हूँ, वो यही कहते हैं कि पहले कंपनी रजिस्टर करवाएँ, अच्छा। एनटीएन बनवाएँ, उसके बाद वी-बॉक बनवाएँ और फिर अपनी इंपोर्ट जो भी करना चाहते हैं आप वो कर लें। तो आपका कहना ये है कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? इनिशियली अगर छोटे लेवल पे आप कर रहे हैं ना, ये स्पेसिफिक, हाँ, अगर आप कोई बहुत बड़ा एक आपका यूनिट है, रॉ मटेरियल बाय करना चाह रहे हैं, बड़ी कंसाइनमेंट मंगवानी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसकी पेमेंट्स के लिए आपको जो है वो डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। बट यहाँ पे अभी आजकल के सिनेरियो में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने न्यूली स्टार्ट किया है, ठीक है, छोड़ ई कॉमर्स पे स्पेसिफिकली लोग दराज पे बेच रहे हैं, अपने स्टोर्स पे बेच रहे हैं, उन लोगों को इनमें इनिशियल स्टेप्स के ऊपर ये करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब वो एक लेवल से ज़्यादा जो है वो चीज़ें बाय करना शुरू कर देंगे, तब वो ले सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है उनको। फ़र्ज़ करें कि मुझे मोल्ड्स मंगवाने हैं किसी भी चीज़ के, जैसे कि ये बच्चों की जो जेली होती है इसके मोल्ड्स चाइना में बहुत अच्छे बनते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो 10 कार्टन मंगवा लिए जाएँ और मंगवा के मैं पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शॉप्स पे, स्टोर्स पे या ऑनलाइन दराज वगैरह पे इसको बेचूँ। ये 10, 12, 15, 20 कार्टन के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है नहीं, इनके लिए कंपनी हमें वगैरह के ज़रूरत लिए। नहीं है, वो आपके जो हमारे कस्टम एजेंट्स हैं पोर्ट्स पे अवेलेबल होते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा के कस्टम क्लियरेंस करवा के आपको डिलीवर करवा देते हैं। ओके। जी, अब यहाँ पे ये एक चीज़ क्लियर होगी कि जी। छोटी चीज़ें या थोड़ी क्वांटिटी के लिए आपको फार्म कंपनी वगैरह रजिस्टर नहीं करवानी है। अब ये चीज़ें ढूँढने के लिए चाइना के अंदर कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करें? जैसे कि यूट्यूब पे जाते हैं तो चाइनीज़ वीडियोज़ बहुत कम मिलती हैं, व्हाट्सएप वो लोग इस्तेमाल कम करते हैं। फ़ेसबुक पे देखें तो वहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं अमूमन वो व्हाट्सएप पे नहीं होते, ऐसे वो ही है। वी-चैट इस्तेमाल करते हैं। हुँ। तो हम अच्छे सोर्स चाइना के अंदर कैसे ढूँढ सकते हैं? अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है आपका कि अच्छा सोर्स कैसे फाइंड करना है। देखें, इसमें सबसे पहले जो चीज़ है, लोगों के माइंड में जब भी चाइना से इम्पोर्ट आती है तो उनके माइंड में आता है alibaba.com, सेकंड आता है aliexpress.com। इस पे ही लोगों की रिसर्च ख़त्म हो जाती है। अब अली एक्सप्रेस क्या है कि वो आपको इंटरनेशनली शिपमेंट्स दे रहा है छोटी क्वांटिटी में, बट उसके प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। जब हम उसके मुताबिक अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमने लॉस में ही बेचनी है चीज़, और ऐसा ही है। सेकंड पे चले जाएँ अली बाबा के ऊपर, तो अली बाबा के भी मैं इतना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करता। उसकी वजह ये है कि अली बाबा पे मोस्टली ट्रेडर बैठा हुआ है, ठीक है? मिडल मैन बैठा हुआ है, अपनी ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर की हुई है, मैन्युफैक्चरर बहुत कम है। तो अब आप पूछेंगे कि जी मैन्युफैक्चरर किधर से मिलेगा? तो मैन्युफैक्चरर जो है वो हमें मिलेगा 1688.com से, ठीक है? अब 1688.com भी अली बाबा ग्रुप ही की कंपनी है। अली बाबा इसको ऑन करता है। लोग कहते हैं कि जी अली बाबा डॉट कॉम पे तो हमें ट्रेड एश्योरेंस मिलती है, लेकिन 1688 पे क्या होगा? तो 1688 पे भी हमें ट्रेड एश्योरेंस मिलती है, लेकिन उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आप फॉलो कर लें, तो आपको वहाँ पे भी कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, और ये अली बाबा खुद उसको जो है वो सिक्योर करता है आपकी पेमेंट्स को। तो alibaba.com और 1688.com इनके रेट्स के अंदर कितना डिफरेंस है? अच्छा, इसमें ये है कि इनमें मैं डिफरेंस 2 डिफरेंस बताऊँगा। एक रेट का डिफरेंस बताऊँगा और दूसरा कि बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर अली बाबा भी है और 168 दोनों को एक ही कंपनी ओन कर रही है। तो हम पहले इस पे बात करते हैं कि जी 1688 और अली बाबा में क्या डिफरेंस है। देखिए, अली बाबा डॉट कॉम इंग्लिश में है, 1688.com चाइनीज़ लैंग्वेज में है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि अली बाबा डॉट कॉम जो बना है, ये बना है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है? जो बिज़नेस ओनर्स हैं, उनके लिए बना हुआ है। 1688.com जो है वो लोकल मार्केट के लिए बना हुआ है, ठीक है? यानी कि लोकल में जो होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं। अच्छा, अब यही 1688.com से बहुत सारे लोग परचेज़ करते हैं और अली बाबा पे बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो ये मेजर डिफरेंस है। अब प्राइसेस की अगर हम बात करें तो तकरीबन 30% प्राइसेस का डिफरेंस होता है। अगर आप अली बाबा से बाय करेंगे और आप 1688 पे जाके चेक करेंगे, 25 से 30% तक आपको प्राइसेस का गैप नज़र आएगा। अच्छा, उसका गैप अगर आपके मतलब आप कहें कि यार ये तो बहुत बड़ा गैप आप बता रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी एक रीज़न ये है कि 1688.com पे पेमेंट होती है चाइनीज़ करेंसी में, आरएमबी में। वहाँ डॉलर्स में पेमेंट नहीं होती, ठीक है? जबकि अलीबाबा डॉट कॉम पे पेमेंट होती है डॉलर्स के अंदर। तो अब डॉलर्स की क्या होगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस पड़ेंगे जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे। दूसरी बात, ये कन्वर्जन चार्जेस पड़ेंगे।
1688.com पे हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम चाइनीज़ को लोकल करेंसी में पे करते हैं, ना कोई कन्वर्जन चार्जेस, ना कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस, ना मुझे पड़ेंगे ना सप्लायर को पड़ेंगे। तो सप्लायर्स की प्राइसेस वहाँ पे अच्छी खासी कम होती हैं, डिफरेंस आ जाता है अच्छा खासा। ओके, यहाँ जब पाकिस्तान से हम बाय करेंगे 1688.com पे, तो यहाँ पे हमारी जो करेंसी है वो तो PKR है। हम अगर अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हैं तो ये इजीली हो जाता है या उसकी कन्वर्जन के ऊपर चार्जेस पड़ते हैं? क्योंकि चाइनीज़ के लिए तो नहीं पड़ेंगे, चाइना जी टू चाइना, लेकिन पाकिस्तान टू चाइना तो पड़ेंगे। देखिए इसमें ये है कि इस केस में हम दो ऑप्शन होती हैं कि या तो हम लोग अपने बैंक कार्ड से ट्रांजैक्शंस करें, ठीक है, और उसमें ये होगा कि कुछ अकाउंट्स जो हैं वो तो आपकी कन्वर्जन बैंक्स जो हैं वो आपको फैसिलिटेट करेंगे और आपको RMB में वहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो जो यूज़ होती है वो ये होती है कि वहीं पे RMB जो है वो सप्लायर को पे कर दिए जाएं। अब जो मैंने आपसे बात की थी कि 1688.com पे हमें वो एश्योरेंस मिलती है, ट्रेड एश्योरेंस मिलती है, वो इस तरीके से मिलती है कि आपको चाइना के अंदर चाइनीज़ नेशनल के बैंक कार्ड से आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, चाइनीज़ नेशनल होना चाहिए और उसका बैंक कार्ड होगा, तो आप वहाँ पे 1688 की वेबसाइट पे करेंगे, तो तब आपको जो है वो ट्रेड एश्योरेंस मिल जाएगी। तो इसमें ये है कि आपको चाइनीज़ जो है वो एक ट्रस्टवर्दी ढूंढना पड़ता है, या डिफरेंट कंपनीज और सर्विसेज हैं जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप वहाँ पे लोकल करेंसी में पे कर लें। ये आपके लिए तो बहुत आसान हो सकता है क्योंकि आप चाइना में रह के आए हैं, हाँ लेकिन पाकिस्तान के लोग जो पहले ही ट्रस्ट के मामले में काफ़ी परेशान रहते हैं, वो किस तरह से एक चाइनीज़ बंदा ढूंढें और उसके अकाउंट में पैसे करें या उसको कहें कि वो कर दे, ये तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसमें ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, एक तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपको इस तरह से सिक्योरिटी या प्रॉब्लम आती है तो इसकी फिर ये सेकंड ऑप्शन ये होगी कि हम लोग कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज़ करें। अब जो आपका सवाल है कि जी चाइनीज़ को कैसे फाइंड करना है, तो उसमें ये है कि इनिशियली थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। उसका बेहतरीन हल ये है कि कम क्वांटिटी में मंगवा लें अगर डायरेक्टली चाइनीज़ के थ्रू जाना है आपने, या फिर आप जो है वो किसी सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढ लें, पाकिस्तान में बहुत सारे मौजूद हैं, वो आपको ये सर्विसेज दे देंगे और आपकी इजीली ट्रांजैक्शन कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कॉमन मैन का मसला यहाँ पे हल फिर भी नहीं होता। तो ऐसी कोई आप भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो आपसे रब्ता कर लें और आप उनके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें? देखिए मैं इस वक्त या जो मेरी टीम है चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक फैक्टर को लेके, पेमेंट को लेके हम लोग सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप सिर्फ हमें प्रोडक्ट बताएंगे, उसकी क्वांटिटी बताएंगे। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि बहुत सारे लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग इंपोर्ट करें, वो मतलब एक फैंटेसी में है कि जी बस हमें इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करने के लिए कोई कहेगा कि जी मुझे 100 यूनिट्स मंगवा दें, हमें 50 यूनिट्स मंगवा दें छोटी छोटी प्रोडक्ट्स की, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आप लोकल मार्केट से बाय कर लें। अगर आपका नया बिजनेस है, आप जो है वो लोकल मार्केट से लें, उसको टेस्ट कर लें। जब एक बड़ी क्वांटिटी में आप जाएंगे चाइना से इंपोर्ट करने, तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्जिन मिलेंगे। अब हम लोग ऐसे लोग जिनको बड़ी क्वांटिटी में चाहिए हैं, उनको हम लोग सप्लायर फाइंड करना, उसके सैंपल्स की क्वालिटी को टेस्ट करवाना, उसकी पेमेंट्स करवाना, कॉन्ट्रैक्ट करवाना, अच्छा उसके बाद ऑर्डर प्रोसेस करवाना, उसका इंस्पेक्शन करना, फैक्ट्री जाके जब आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट होगी फैक्ट्री जाके इंस्पेक्शन करना, रिपोर्ट देना, उसके बाद उसकी शिपमेंट्स को भिजवाना उसके डोर स्टेप तक। ये सारी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं इस वक्त, मेरी कंपनी और मेरी वाह, टीम प्रोवाइड कर रही है। बहुत ज़बरदस्त। आपकी कंपनी का नाम क्या है? सर्विसेज के लिहाज से दो कंपनीज हैं। सर्विसेज जो इस वक्त इंपोर्ट की दे रही है वो सोर्स फेलो है, और इसी के साथ साथ हम लोग एक्सपोर्ट्स की सर्विसेज दे रहे हैं, और इसकी ट्रेनिंग्स जो दे रहे हैं वो स्किल्स आर्क के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। तो ये दोनों सिस्टर कंपनीज हैं, ठीक है, ये आपको सिखा भी रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं। चाइना से कोई भी चीज़ परचेज़ कर ली, पेमेंट कर दी, अब वहाँ से जो चीज़ हमने मंगवानी है, बेसिकली वो कहाँ पे मंगवाई जाए? मसलन एजेंट वहाँ का ढूँढा जाए या पाकिस्तान का ठीक रहेगा कि यहाँ से हमें कोई एजेंट मिल जाए और वो हमारे लिए ये सर्विसेज जो फ्राहम कर लोग दें? जो पाकिस्तान में चाइनीज़ कंपनीज हैं, वो आपको मैं बताऊं कि 80% तो वो पाकिस्तान में डिलीवरीज नहीं दे रही। कौन सी कंपनी? जो पाकिस्तानी? चाइनीज़ फ्रेट फॉरवर्डर हैं, जो अच्छा, चाइनीज़ कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान में नहीं दे रही नहीं हैं? दे रही, ठीक है। उसकी उसकी वजह? मेन रीज़न ये है कि वो उनको यहाँ पे जो कस्टम्स के इश्यूज हैं ना वो फेस करना पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली।
हाँ, इन्हीं कंपनीज को अगर आपने अपना सामान यूएसए, यूके, कनाडा किसी भी और कंट्री में भेजना है, बड़े आराम से और बड़ा स्मूथ तरीके से वो शिप कर देंगे, और बहुत ही उसकी मतलब उसमें आपको चार्जेस बहुत ज़्यादा मुनासिब से चार्ज कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में सामान आना है, तो पाकिस्तान में सामान लाने के लिए मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि आप चाइनीज़ कंपनी को यूज़ करें, पाकिस्तानी भी ना यूज़ करें जो वहाँ पे शिपिंग कंपनी वहाँ पे बैठी हुई है, क्योंकि उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। चाइनीज़ कंपनी से कहें कि आप पोर्ट तक पहुँचा दो सामान, चाइना के पोर्ट तक। पाकिस्तान की पोर्ट तक, अच्छा। कराची पोर्ट तक पहुँचा दें, ठीक है, किसी भी हमारी पाकिस्तान में पोर्ट तक वो डिलीवर कर दे। CIF बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इस CIF टर्म का को। क्या मतलब है? इसमें होता है कि इसका इंश्योरेंस एंड आई गेस कॉस्ट एंड इंश्योरेंस, इस तरह से है, मेरे माइंड से निकल गया अभी। CIF टर्म में होती क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। CIF में ये होता है कि आपका जो शिपिंग कंपनी है वो फैक्ट्री से सामान उठाएगी, पहले अपने वेयर हाउस में लाएगी, वहाँ पे उसकी कस्टम्स के डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके लोड करवा देंगे, उसके बाद वो आपके सामान को भेज देंगे आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट तक, ठीक है, पाकिस्तान की पोर्ट तक आ गया सामान। अब आगे यहाँ से आगे जो है वो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ जो सामान बाय कर रहा है, ठीक है, बायर रिस्पॉन्सिबल है अपनी पोर्ट से कस्टम क्लियरेंस के लिए और पोर्ट से उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब पाकिस्तान में सामान आ जाएगा तो उस वक्त पे फिर हम पाकिस्तान के लोकल कस्टम एजेंट को यूज़ करेंगे, उसको कहेंगे कि जी ये हमारी कंसाइनमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कस्टम क्लियरेंस करवा के हमें जो है हमारे डोर तक पहुंचा दें। यहाँ पे अब दो सवाल हैं, चाइना के अंदर कस्टम एजेंट कैसे ढूंढें और पाकिस्तान के अंदर कस्टम एजेंट कैसे ढूंढें, क्योंकि यहाँ भी ट्रस्ट इश्यूज तो हाँ बहुत हाँ मैटर हाँ हाँ करते हाँ। हैं। अच्छा, इसमें यह है कि पाकिस्तान चाइना की हम पहले बात कर लें तो चाइना के अंदर जो है वो जैसे सप्लायर्स बहुत ज़्यादा अली बाबा पे बैठे हुए हैं, इसी तरीके से फ्रेट कंपनीज बहुत ज़्यादा अली बाबा पे अवेलेबल हैं, ठीक है। आप सिंपली अली बाबा पे जाएं, जाके वहाँ पे फ्रेट कंपनीज फाइंड करें, उनके रिव्यूज़ देखें। अब उसको एक्यूरेट पर्सन को फाइंड कैसे करना है उसका एक क्राइटेरिया है, ठीक है, कि आप उसके रिव्यूज़ देखें और रिव्यूज़ को पढ़ें, देखें कि कितने सालों से ये कंपनी काम कर रही है। फिर मैं तो ये कहता हूँ लोगों को कि आप, इवन हम लोग ये करते हैं, मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ। एक तो जब मैंने कंपनी के साथ डील करना है, कंपनी टू कंपनी, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन है, और एक है कि हर कंसाइनमेंट पे भी उसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट मंगवाते हैं अपने ऑफिस में। लोग यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि वो एक जो है ना वैसी वर्ड या डिजिटल डॉक्यूमेंट लेके उस पर जो है ना वो खुश हो जाते हैं कि जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम लोग अपने ऑफिस में मंगवा लेते हैं। तो आपको जो है वो एक रिलायबल और एक ट्रस्टवर्दी फ्रेट फॉरवर्डर इन प्लेटफॉर्म्स के पे मिल जाएगा। फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ से भी मिल सकता है। इसी तरीके से पाकिस्तान की जब हम बात करें तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है कि जिस प्लेटफॉर्म से आप जाके कोई ट्रस्टवर्दी ढूंढ ले। वहाँ पे यह है कि आपको थोड़ा सा मार्केट में घूम के सर्च करके, या जो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं उनसे, उनके रेफरेंस से जाना पड़ेगा। यहाँ पे रेफरेंस इन्वॉल्व होगा, उनसे रेफरेंस लेके अगर आप किसी के पास चले जाएंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। लेकिन विदाउट एनी रेफरेंस नए बंदे को अगर आप और उस एजेंट को पता लग गया कि ये बंदा नया है, तो फिर डेफिनेटली आपके साथ फ्रॉड होना ही होना है। तो फ्रॉड क्या क्या हो सकते हैं, मतवक्के फ्रॉड्स क्या क्या हाँ, हैं? इसमें ये एक बहुत से है ना फ्रॉड। पहले तो आया कि होता क्यों है। लोग कहते हैं कि जी चाइनीज़ पैसे लेके भाग जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि चाइना के अंदर इतना आसान नहीं है फ्रॉड करना। ये पाकिस्तान में आसान होगा लोगों के लिए, चाइना में नहीं है। फिर क्यों होता है फ्रॉड? इसलिए होता है, मैं ये कहता हूँ कि जी हम चाहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो, इसलिए होता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करते। अब देखें ना कि अली बाबा की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अली बाबा कहता है कि जी मैं आपको ट्रेड इंश्योरेंस दूंगा। हमने सप्लायर को कांटेक्ट किया और उसे फ़ौरन कहा व्हाट्सएप पे आ जाओ। सारी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे की, पेमेंट कर दी, सब कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया और आपने जो है वो अली बाबा के प्लेटफॉर्म पे बात भी नहीं की, आपने पेमेंट भेज दी। अब अगर आप जाके आपके साथ कोई फ्रॉड होगा तो आप अली बाबा पे क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अली बाबा ने जो एविडेंस के तौर पे चीज़ें देखनी है वो सिर्फ और सिर्फ जो चैट है, जो डॉक्यूमेंट है, वो वाले एक्सेप्ट करेगा जो उसके प्लेटफॉर्म पे आपने डिस्कस किए हुए। आपने लाख जेन्युइन डॉक्यूमेंट दिखा दें व्हाट्सएप के, वी चैट के पे, जी ये हमारी चैट हुई है, तो सप्लायर ये कह रहा है कि हाँ मेरी गलती है बट मैं पैसे नहीं दे रहा, तब भी अली बाबा सप्लायर को कुछ नहीं कहेगा। देखिए सप्लायर ने तो अली बाबा को पे किया हुआ है, सालाना $10,000 पे करता है एक सप्लायर, गोल्ड सप्लायर, अपने आप को रजिस्टर करने के लिए अली बाबा के ऊपर।
तो इसलिए अगर आपको फ्रॉड से पहले तो बचना है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट भी अली बाबा के ऊपर करें और उसे कहें कि मेरा ये डॉक्यूमेंट ट्रेड इंश्योरेंस के अंदर ऐड करो और उसको रीड करें एक दफ़ा, ठीक है। तो पहला तो ये आपके पास आएगा इस किस्म का कि जी पैसे ज़्यादा बढ़ा देते हैं लोग। समटाइम ये होता है कि पहले एक कमिटमेंट कर ली, उसके बाद कुछ अरसे बाद कहा जी नहीं ये तो पैसे बढ़ गए हैं, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, ये वो। अब उसमें क्या है, मटेरियल की कॉस्ट लाइक 5% बढ़ी है तो सप्लायर कहेगा जी 20% उसने प्राइसेस बढ़ा दिए, तो आप उसे कम्युनिकेट करें, उसे कहें ठीक है अगर मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है, जेन्युइन प्रॉब्लम है तो 5% इंक्रीज करो, 20% नहीं इंक्रीज करना। दूसरी चीज़ यह है कि प्रोडक्शन लेट हो सकती है। उसमें क्या होता है कि जी आज मेरा जो है लेट सपोज 5000 क्वांटिटी का ऑर्डर है, उसने इसके लिए मटेरियल बाय करना है, वो वेट करेगा कि मुझे को 20,000 की जो है ना क्वांटिटी का ऑर्डर आ जाए ताकि मैं इकट्ठा मटेरियल परचेज करूं, रॉ मटेरियल मुझे उसमें बचत हो जाएगी। तो इस केस में भी सम टाइम जो है वो लेट हो जाता है। उसमें भी आपको फिर इसकी प्रोडक्शन टाइम के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करना है कि अगर मेरा जो हमारा डिसाइडेड टाइम है उससे 3 दिन लेट हो गया तो क्या होगा, क्या पेनल्टी पड़ेगी। इसके बाद फिर यह है कि डैमेजेस के ऊपर आ जाता है कि जी प्रोडक्ट डैमेज हुई हुई है, फॉल्टी निकल आई है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर भी फिर ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन, अपना मेंटली हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसका पहले से ही आप उसके ऊपर जो है ना लिख दें। जब डॉक्यूमेंटेड होगी हर बात, फिर आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। फिर उसके बाद एक है कि शिपमेंट्स के अंदर सम टाइम प्रॉब्लम, वो भी शिपमेंट में यही आएगी कि जी जब तक उसका कंटेनर फुल नहीं होगा वो शिप नहीं करेगा, अदरवाइज वो प्राइसेस बढ़ाना, ये प्राइसेस के इश्यूज आते हैं एक्चुअली ज़्यादा। पाकिस्तान के अंदर क्या क्या फ्रॉड्स हो सकते हैं? पाकिस्तान में देखें, रिसेंटली मैं आपको एक केस बताता हूँ कि एक पर्सन से जो है मुलाकात हुई मेरी, वो मेरे पास आया था ऑफिस में। कहता है कि मैंने जो है वो एक कंटेनर मंगवाया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो कस्टम एजेंट ने उसको क्लियर करवा के मेरे पास भेज दिया और कस्टम के बहुत थोड़े से चार्जेस लिए और मैं बड़ा खुश था। 5 दिन बाद कस्टम डिपार्टमेंट से लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें इसके डॉक्यूमेंट दिखाएं, क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट थे ही नहीं उसके पास, ठीक है। तो फ्रॉड ये हुआ था कि उसने जो है वो जाली डॉक्यूमेंट्स बना के कस्टम्स निकलवाने के बाद, अब ये बीच में मिले भी होते हैं, खुद ही उसकी जो है ना कस्टम वालों को कहा कि वो माल उधर पड़ा हुआ जाके उठा लें। तो अब नुकसान क्या हुआ, बायर का नुकसान हुआ कि उसने जो है वो कस्टम क्लियरेंस भी पे की और उसको वो वापस भी करना पड़ा क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली डॉक्यूमेंट नहीं थे प्रॉपर। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि राइट अगर आपने कस्टम एजेंट नहीं चूज़ किया हुआ तो आप समझ लें कि आप जो है नुकसान में हैं। तो एक ये, दूसरी चीज़, अगर आप पाकिस्तानी फ्रेट फॉरवर्डर को यूज़ करेंगे तो सबसे बड़ा मसला आएगा प्राइसेस का। अब पाकिस्तान के अंदर जब शिपमेंट आती है उसका एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है मार्केट के अंदर, वो ये है कि हम चाइना से सामान उठा लेंगे, कस्टम्स क्लियरेंस करा के यहाँ पे जो है वो अपने वेयर हाउस में लाएंगे, जब वेयर हाउस में आएगा फिर आपने हमें पेमेंट करनी है और पेमेंट करके अपना सामान ले लेना है, ठीक है। ये फ्रेट कंपनी किस वक्त आपसे कमिटमेंट कर रही है, जब आपका सामान फैक्ट्री में पड़ा, उसके पास नहीं पड़ा, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। जब उसके सामान कब्जे में आ जाएगा, अगर उसने 300 रुपये पर केजी पे कमिटमेंट की हुई है, पाकिस्तान लाने के बाद वो उसकी मर्जी है, वो कहे जी अब 600 रुपये पर केजी है तो मैं इस पे चार्ज करूंगा। और ये हुआ है लोगों के साथ। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब, और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या देते देखें हैं? उसमें वो ये कहते हैं कि जी वो कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई, अब पाकिस्तान में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, इंपोर्ट के इश्यूज आपको चल रहे हैं, तो वो इसका फायदा उठाते हैं। हालांकि इतना कोई बड़ा इशू नहीं बनता ये, बट वो इसका फायदा उठाते हैं कि जी वो इस प्रोडक्ट की जो है बारे में इसके मटेरियल के ऊपर कस्टम ड्यूटी एक्स्ट्रा लग गई, कोई टैक्सीज एक्स्ट्रा लग गए हैं जिसकी वजह से, या पोर्ट पे कुछ अरसा ज्यादा पड़ा रह गया तो उस पर उसको रेंट पे करना पड़ा, समटाइम एक जेन्युइन रीजन है। इन वजूहात की बिना पे उनको जो है वो ये फिर समटाइम प्राइसेस बढ़ा देते हैं। जब ये कहते हैं कि कस्टम बढ़ गया है, ड्यूटी बढ़ गई है, तो उसके ज़ाहिर है कोई डॉक्यूमेंट्स भी होते होंगे गवर्नमेंट के पास, जो पैसे जमा होते हैं ड्यूटी के, उसकी स्लिप्स भी तो होती होंगी, कोई एविडेंस तो देते ही होंगे ना देखें कि। यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो हमारा टिपिकल बिजनेस का जो तबका है ना, वो ज़्यादा आपको पता है वर्ड ऑफ माउथ पे काम करते हैं, ज़बान पे बात कर ली। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उस तरीके के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर काम ही नहीं किया जाता, ठीक है लोगों को। अच्छा, अब दूसरा ये है कि अगर मैं नया काम कर रहा हूँ तो मुझे तो इन मामलात का पता ही नहीं है, दैट्स वाई मैंने कस्टम एजेंट हायर किया हुआ है। अगर मुझे इन सारी चीज़ों का, इन डॉक्यूमेंटेशंस का पता हो तो मैं तो डायरेक्टली कर लूँ, जाके कस्टम से क्लियरेंस करवा लूँ। दूसरी चीज़ यह है कि हम लोग खुद बड़े सुस्त हैं,
हम ये इस मेहनत में जाना ही नहीं चाहते कि यार हम थोड़ा सा इस सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लें। तो सबसे बड़ा जो मसला आता है कि यहाँ पे हम सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ होता, जिसकी वजह से वो कस्टम एजेंट है वो फिर आपके साथ प्ले करता है, वो डिफरेंट तंत्रे मारेगा आपके साथ और आपको कहेगा। यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्या हम अपने देखने सुनने वालों को एक डेमो दे सकते हैं? मिसाल के तौर पे हम एक एमओयू साइन करते हैं आपस में कि हमने इंपोर्ट करके दिखानी है या सिखानी है, तो डे वन से हम एक एपिसोड्स बना सकते हैं ऐसे कि मैंने आज फ़र्ज़ किया एक प्रोडक्ट मंगवाने के बारे में सोचा है तो मैंने उसको हंट कैसे किया है, मैंने उसकी पेमेंट कैसे की है, मैंने फॉरवर्ड एजेंट कैसे चुना है, पाकिस्तान में कस्टम एजेंट कैसे मैंने हायर किया है, उस पे मुझे ड्यूटी कितनी लगी है और यहाँ मेरे पास पहुँच कितने में गई है। जितने स्टेप्स हैं, क्या हम इसकी उतने एपिसोड्स बना के लोगों के सामने रख सकते हैं ताकि उनके माइंड क्लियर हो कि एक्चुअली उन्होंने करना क्या है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि कुछ तो ऑलरेडी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। वो वीडियोस भी आपको हेल्पफुल हो सकती हैं आपकी ऑडियंस को। और इसके अलावा एक एक स्टेप की जो है वो ये डिफरेंट मैं सेशंस करता रहता हूँ, ठीक है, जिसमें लोगों को गाइड करता हूँ कि जी शिपमेंट में लेते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, शिपमेंट को कम से कम प्राइस में कम से कम टाइम में कैसे आपने क्लियर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ तो ऑलरेडी हैं और बाकी जो है वो अगर आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी तो हम लोग कर सकते हैं, उसमें मसला कोई मेरी ऑडियंस बहुत इंटरेस्टेड है। आग, जुनून, नहीं। आतिश हैं ये। किया जा सकता है। अली बाबा क्या-क्या इंश्योरेंस देता है? मिसाल के तौर पे उसके प्लेटफ़ॉर्म पे हमने एक चीज़ बाय की, पेन। इसकी ये जगह हमने ग्रीन रखनी है, इसको ग्रीन रखना है, इस पे ये चीज़ इस फ़ॉन्ट में लिखनी है और इसके अंदर जो स्याही है ये यहाँ तक होनी चाहिए और इतनी, और ये इसकी थिकनेस वग़ैरह जो है इतनी होनी चाहिए। ये 5, 6, 7 हमने स्पेसिफ़िकेशंस तय कर ली मैन्युफैक्चरर के साथ। पेमेंट करने के बाद हमें वो क्या-क्या इंश्योरेंसेस देता है कि हम तक चीज़ बिल्कुल सही सलामत और वही चीज़ पहुँचे जो हमने मँगवाई है? ठीक है। इसमें ऐसा है कि हम लोग जब ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं ना, ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये उस वक़्त पे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम सप्लायर को ऑर्डर करना उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक-एक चीज़ लिखी हुई होती है, इमेज के साथ लगाई हुई होती है कि इसके अंदर मुझे इंक इतनी चाहिए, उसकी इमेज डली हुई होगी, क्लियरली लिखा होगा। अच्छा, फ़ॉन्ट इसके ऊपर राइटिंग ये है तो मेरा लोगो इस किस्म का है, वो लिखा हुआ होगा। पैकेजिंग का साइज़, ठीक है, डायमेंशंस, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर मेंशन की हुई होती है। और यही सारी की सारी चीज़ें, अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि आप डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखते हैं, दूसरा ये है कि अली बाबा के ऊपर सप्लायर जब जाता है ना, सप्लायर ऑर्डर लिंक भेजता है, पेमेंट का लिंक, उससे पहले वो ये सारी चीज़ें मेंशन करता है। हम करवाते हैं उससे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये सारी जो है उसको बोलते हैं ट्रेड एश्योरेंस ही बोलते हैं। ट्रेड एश्योरेंस के अंदर आप ये सारी चीज़ें मेंशन करें। फिर मैं ये करता हूँ कि मैं वो मेंशन करवाने के बाद साथ में कहता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर कंपनी की स्टैंप लगाई है तुमने, इसको भी अपलोड करो वहाँ पे, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दी हैं, अब हमने इसकी क्वालिटी को कैसे चेक करना है कि हमें यही चीज़ मिलेगी वहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप पहले तो सैंपल लेंगे उससे कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है इसके मुताबिक सैंपल बना के दो। अच्छा, अब सैंपल में लोग क्या गलती करते हैं, एक सैंपल मंगवा लेते हैं और अपने पास ला के उसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपने 2 सैंपल लेने हैं, एक अपने पास मंगवाएं, खुद टेस्ट करें, दूसरा चाइना में किसी के पास रखवाएं। जिस वक्त आपकी सप्लायर ने कहा जी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है, अब वो सैंपल जो आपने अप्रूव किया हुआ था, चाइना में रखा हुआ था, वो अपने इंस्पेक्टर को दें, कहें जाके इसको इसके मुताबिक एक एक चीज़ को चेक करो, ठीक है। वो चेक करेगा, अगर तो वो कंप्लीट होगी, मतलब हर लिहाज से चीज़ें ठीक हैं, तो वो उसको पास कर देगा। अदरवाइज वो फेल करेगा और रीज़न देगा, पूरे एविडेंस देगा कि जी ये जगह पे जो है ना आपकी प्रोडक्शन में फॉल्ट है, या वो जो है वो टूटी हुई है, ठीक है, रिपेयर होगी या रिप्लेस होगी, वो सारी उसके ऊपर बताता है। तकरीबन हम नॉर्मली एक पेज की जो है वो 25 से 35 पेजेस की रिपोर्ट देते हैं, हमेशा वीडियोस देते हैं साथ में। अब अगर आपका जो है वो प्रॉब्लम आ गया है सप्लायर के साथ, तो अब ये जो थर्ड पार्टी की आपने इंस्पेक्शन करवाई है, ये आप जब देंगे अली बाबा को, ठीक है, कि जी मैंने ये रिपोर्ट करवाई, इंस्पेक्शन करवाई है और उसके मुताबिक ये फेल हो गया है। अब मुझे मेरा जो है या तो मुझे रिफंड करें या सप्लायर जो है इसको रिप्लेस करे। और ये सारी चीज़ें हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं कि अगर डिफेक्ट रेट 5% हुआ तो ये करेंगे,
अगर 10% हुआ तो आप रिप्लेस करोगे। ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अली बाबा से जब हम कोई ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद क्या हम वेंडर की फैक्ट्री में अपना इंस्पेक्टर भेज सकते हैं, यानी ये अलाउ है? जी, बिल्कुल अलाउ है। देखिए, अब इसमें जो है ना वो 3 टाइप की इंस्पेक्शन मोस्टली होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको ये तो पता हो कि जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये वाक़ई फैक्ट्री वाला है। इसके पास वाक़ई ही रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। क्या इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है इतनी जितनी ये मुझे कह रहा है कि मैं आपको 10 दिन में दे दूँगा तो 10 दिन में ये बना सकता है। इसके बाद लेबर मौजूद है। उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आप फैक्ट्री ऑडिट करें। अपना बंदा भेजेंगे हम, आप अपना बंदा भेजेंगे और ये भी लोग इंस्पेक्शन कंपनीज़ भी आपको अली बाबा पे मिल जाती हैं। आप उसे कहेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट बताएँगे कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इसके मुताबिक जाएँ, जाके देखें फैक्ट्री के अंदर ये सब कुछ अवेलेबल है। वो वापस आएगा, आपको वीडियोज़ देगा, फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, लाइसेंस दिखाएगा सारे। अगर किसी मटीरियल के कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट्स चाहिए, कोई एफडीए सर्टिफिकेट, वो अपनी रिपोर्ट में दिखाएगा। हर चीज़ उस फैक्ट्री की वो हमें दिखाएगा। लेबर काम कर रही है, रॉ मटेरियल पड़ा है, मशीनरी काम कर रही है, कैपेसिटी इसकी है या नहीं है, ये सप्लायर जो है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये ट्रेडिंग कंपनी है। तो फैक्ट्री ऑडिट करवा लें, अगर बल्क में आपने जाना है और बार-बार ऑर्डर करवाने हैं। उसके बाद सेकंड आ जाता है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। आपको सप्लायर ने कहा था जी 30 दिन में आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी, 15वें दिन बंदा भेजें और जाके वो चेक करे कि मेरी प्रोडक्शन किस लेवल पे है। क्या है पैकेजिंग, अगर वो कह रहा है पैकेजिंग पे आपके हम लोग आ गए हैं तो पैकेजिंग पे आ गया है। ये वो टाइम है जब आप अपना मटेरियल और अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट की चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर पैकेजिंग होगी तो उसके बाद उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, कॉस्ट वगैरह ज़्यादा आएगी। तीसरी इंस्पेक्शन होती है जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, उसको कहते हैं प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। शिपमेंट करने से पहले आप जो है वो बंदा भेजते हैं और वो आपकी इंस्पेक्शन करके आपको क्वालिटी बता देगा, रिपोर्ट दे देगा। तो फैक्ट्रीज अलाउ करती हैं कि आप आ सकते हैं। ये जो इंस्पेक्टर्स हैं अली बाबा पे ही मिल जाते हैं, ये जो बंदे हैं या कंपनी है, ये कितनी महंगी हैं मतलब? अ, इतनी महंगी नहीं है। मैं आपको रेंज बता देता हूँ कि ये जो प्रोफेशनल अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पहले मैं वो बता दूँ कि लोग मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, जितने भी पाकिस्तान में स्पेशली, कि जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हुए हैं ना, उनको कहते हैं यार ये तुम इस सिटी में हो, यहाँ पे ये फैक्ट्री है, ज़रा जाके चेक कर लो। स्टूडेंट को नहीं पता प्रोडक्ट क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, फैक्ट्री में कैसे जाना है। अब हमारा स्टूडेंट तो यहाँ से उठ के गया हुआ है, वो जब एक वेयर हाउस देखता है तो उसके हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। उसको सप्लायर मैनिपुलेट कर लेगा बड़े आराम से। ठीक है, तो हमें प्रोफेशनल इंस्पेक्टर हायर करना है। अब प्रोफेशनल इंस्पेक्टर हायर करने के लिए अली बाबा पे मिल जाएंगे। इसकी कॉस्ट जो आती है इंस्पेक्शन की एक दफ़ा की, वो तकरीबन $130-120 से लेके $200-220 तक चार्जेस लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि वो एक दिन में जाते हैं और रैंडमली पिक करते हैं सामान को। ठीक है, अगर आपकी उन्होंने वो AQL स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ों को उठाते हैं, उठा के इंस्पेक्शन करके उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करके वीडियोस वगैरह बना के पूरी रिपोर्ट आपको देंगे वो। अरसलान भाई, अली बाबा जो इंश्योरेंसेस देता है, हम अपने तय वहाँ पे इंस्पेक्टर भेज के चीज़ें चेक कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब यहाँ पे चीज़ पहुँचती है उसमें कोई चीज़ डैमेज है, क्वांटिटी कम है, या पैकेजिंग ठीक नहीं है, या वो चीज़ स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं है, जो इंस्पेक्शन करवाई वो हमने इंडिविजुअल करवाई, अपने तय करवाई, उसका अली बाबा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उसके बावजूद जब ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो क्या अली बाबा ये सारी चीज़ें हमें रिफ़ंड करके देती है, या क्या इसका सिस्टम कैसे होता है अच्छा, बेसिकली? इसमें ऐसा होता है कि जब भी आपने लेट सपोज के आपने सप्लायर के साथ EXW टर्म में जो है ना डिसाइड किया था, आपने वहाँ पे इंस्पेक्शन कर ली। अब सप्लायर का काम ख़त्म, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। अब आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेट कंपनी की। ठीक है, अब फ्रेट कंपनी क्या कहती है, वो ऑफ़र करती है कि आपने इसकी इंश्योरेंस करवानी है। इंश्योरेंस आप करवा लेंगे तो ड्यूरिंग जो है वो उसको जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसके दरमियान अगर कोई डैमेज होता है, कोई लॉस होता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है थोड़ी सी कि लोग जो है वो $30-35 बचा लेते हैं, इंश्योरेंस नहीं लेते, और फिर वो जो है ना उनको नुकसान होता है। तो उसका मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार आप जो है वो जो जब मैं किसी को कोट करता हूँ या फ्रेट कंपनीज को मैं कहता हूँ कि आपने जब मुझे कोट करना है तो जो इंश्योरेंस के चार्जेस हैं वो पर केजी के अंदर आप ऐड करके दें, ताकि कस्टमर को ये ऑप्शन ही ना हो कि वो चूज़ करे कि उसने इंश्योरेंस लेनी है या नहीं लेनी। इंश्योरेंस लाजमी लें। जब आप इंश्योरेंस ले लेते हैं और रिसीविंग के ऊपर आपको डैमेज प्रोडक्ट मिलती है या गुम हो जाता है, कुछ भी है,
तो उस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम करते हैं, आप उसको 10 से 15 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाती है जितनी भी उसकी नुकसान हुआ हुआ है। तो वो जो इंश्योरेंस है बेसिकली वो हमने जो करवाई है जो कि पर केजी कॉस्ट के अंदर शामिल है वही हमें मिल रही है। जी तो अली बाबा हमें इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे रहा। नहीं, इंश्योरेंस क्लेम उस केस में अली बाबा नहीं देगा। अली बाबा के क्योंकि अब देखें ना, बात यह है कि अगर तो आपने पे किया हुआ है फ्रेट कंपनी को अली बाबा के थ्रू, फिर अली बाबा आपको पे करेगा, ठीक है, वहाँ पे इंश्योरेंस के चार्जेस भी ऐड करेगा अली बाबा, वो चार्जेस ज़्यादा होंगे थोड़े से। लेकिन अगर लेट सपोज कि आपकी एक फ्रेट कंपनी है जिसके साथ आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है, तो अब अली बाबा पे ना भी आप जाएं, वैसे भी अगर फ्रेट कंपनीज के साथ जाएंगे तो वो उनकी अलग से इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो इंश्योरेंस वहाँ से क्लेम कर लेते हैं। और फ्रेट कंपनीज बड़े आराम से इसके ऊपर अग्री होते हैं और वो ऑफर करते हैं कि आप इंश्योरेंस ले लें। उसकी वजह यह है कि इस अगर वो इंश्योरेंस जितनी ज़्यादा लोगों को दिलवाएंगे, फ्रेट कंपनी उनको इंसेंटिव देगी। और इन केस ऑफ क्लेम फ्रेट कंपनी ने अपनी जेब से तो नहीं पे करना, वो तो इंश्योरेंस कंपनी ने करना है। तो इस केस में फ्रेट कंपनीज हैं वो अच्छे से फैसिलिटेट करते हैं लोगों को। अली बाबा प्लेटफॉर्म से लिए हुए फ्रेट के जो एजेंट है वो महंगे नहीं पड़ते। हाँ बिल्कुल, अली बाबा पे इस तरह से महंगे हैं, एक तो वहाँ पे वो कंपनीज की प्राइसेस भी महंगी हैं। दूसरा, जब आप अली बाबा पे जाएंगे ट्रेड इंश्योरेंस लेंगे तो वो 2 से लेके 4% तक अली बाबा अपने भी चार्जेस लेगा, ठीक है, तो वो ज़रा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो उस केस में फिर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अली बाबा से हट के, अगर आपने किसी कंपनी के साथ ऑलरेडी 1 से 2 दफ़ा ट्रांजेक्शन्स कर ली हैं, सामान मंगवा लिया है, ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो फिर तो आप जो है वो आउट ऑफ अली बाबा ही परचेज कर लें उनकी सर्विसेज, शिपमेंट की सर्विसेज, और उधर से इंश्योरेंस ले लें, वो आपको लो कॉस्ट जो है वो शिपमेंट मिल जाएगी वहाँ से। क्या क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हैं और मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। हर सप्लायर की अपनी जो है वो क्वांटिटी होती है, एमओक्यू होती है, और डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। और अगर कोई बहुत महंगी प्रोडक्ट है तो उसकी एमओक्यू कम होगी, कोई बहुत छोटी आइटम है उसकी एमओक्यू ज़्यादा होगी। तो अली बाबा की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन सप्लायर ने जो है ना वो एक लिमिट लगाई हुई होती है कि मिनिमम ऑर्डर इतना होना चाहिए अली बाबा के ऊपर। MOQ से क्या मुराद है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि मिनिमम आप ऑर्डर। कम से कम इतना जो है वो ऑर्डर आपकी जो है वो होना चाहिए। जिन सप्लायर्स के पास मटेरियल ऑलरेडी पड़ा होता है यानी वो शो हो रहा था इन्वेंट्री के अंदर के इतने पीसेस पड़े हैं वो तो फ़ौरन से डिस्पैच हो जाते होंगे ना। देखें, हाँ बिल्कुल, अब इसमें डिपेंड करता है कि अगर तो आपने अपने लेबल लगा के अपने ब्रांड के साथ जब प्रोडक्ट को बेचना है या कस्टमाइजेशन नहीं करवानी, फिर तो वो क्विकली डिलीवरी दे देते हैं। लेकिन उसमें भी जितनी भी जल्दी कर लें, वो 3 to 5 डेज लेते ही लेते हैं, चल ओके। भले उनके पास स्टॉक में अवेलेबल पड़ी हो वो चीज़। उसकी वजह यह है कि वो कॉन्टीन्यूसली उनके पास ऑर्डर्स, क्यूरीज बहुत ज़्यादा है ना अली बाबा के ऊपर, तो उसको फिर उन्होंने मेंटेन रखने के लिए सम टाइम जो है वो 3 से 5 दिन तो लेते ही हैं रेडी टू शिप प्रोडक्ट के लिए भी। तो जब वो चीज़ें शिप हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है। पाकिस्तान के लिए अगर आप बाय सी मंगवाते हैं प्रोडक्ट्स तो नॉर्मली 40 to 60 डेज़ का टाइम लगता है उसको, जब वो प्रोडक्शन जो फैक्ट्री से आप उठा लेते हैं, उठाने के बाद आगे 45 to 60 डेज़ लगते हैं यहाँ पे डिलीवर होने में। जब एक ऑर्डर हमने अली बाबा को कर दिया कि ये चीज़ मुझे इतनी क्वांटिटी में चाहिए हमने पेमेंट अली बाबा को कर दी तो अब वो उठवाना हमारी जिम्मेदारी है या अली बाबा उठवाएगा। दोनों ऑप्शन नहीं, अली बाबा तो बिल्कुल नहीं उठवाएगा। हम्म। उसमें ये होगा कि आप अपने सप्लायर के साथ जो है वो टर्म डिसाइड करते हैं, या तो आप डीडीपी लेंगे, DDP। डीडीपी में ड्यूटी डिलीवर ड्यूटी पेड, यानी कि आपका जो सप्लायर है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, पैकिंग भी करेगा, और आपके कंट्री में डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, कस्टम क्लियरेंस हर चीज़ सप्लायर खुद कर रहा होगा। यानी पाकिस्तान पहुंच देने जी, तक। ओके। लेकिन अली बाबा पे मैक्सिमम सप्लायर्स पाकिस्तान के अंदर डीटीपी ऑफर नहीं करते। आपने यूएसए या दूसरे कंट्रीज में भेजना है तो बिल्कुल वो ऑफर कर रहे हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप एक्स फैक्ट्री जो है वो प्राइस ले लें। उसमें क्या होगा, सप्लायर कहेगा कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली है, पैकिंग कर ली है, अब आके मेरे वेयर हाउस से आपने खुद उठानी है और खुद शिप करनी है। और मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ कि आप किसी भी कंट्री में शिपमेंट कर लें, कोशिश ये करें कि फैक्ट्री को कहें कि जी आप मैन्युफैक्चरिंग करें, पैकिंग करें, सामान हम खुद ले लेंगे। उसकी वजह यह है कि किसी भी फैक्ट्री ने या सप्लायर ने खुद अपनी शिपिंग कंपनी को नहीं यूज़ करना, उसने भी थर्ड पार्टी कंपनी ही को यूज़ करना है फ्रेट कंपनी को सामान भेजने के लिए। अब इस केस में नुकसान तब होता है कि अगर लेट सपोज आपने सप्लायर के साथ कम्युनिकेट किया, निगोशिएट किया और बहुत ज़्यादा कर लिया, लेकिन सप्लायर को आपने ये कहा कि जी डीडीपी प्राइस में आप निगोशिएट कर रहे हैं, वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तो आपको डिस्काउंट दे देगा,
लेकिन फ्रेट कंपनी के साथ जब वो डील करेगा तो अपना परसेंटेज बीच में ऐड कर देगा। तो उसका बेहतरीन हल यह है कि आप फैक्ट्री से जितनी भी निगोशिएशन करनी EXW प्राइस पे करें। जब DDP पे करेंगे तो आपके पास एक चांस होगा निगोशिएशन करने का, आप ओवरऑल प्राइस पे कर रहे होंगे। जब आप उसको फैक्ट्री से कहेंगे कि EXW प्राइस के ऊपर मुझे दे दो सामान, आप उससे भी निगोशिएट करेंगे। जब आप फ्रेट कंपनी के पास जाएंगे कि जी मेरा सामान यहाँ से उठा के यहाँ भेजो, आप उससे भी निगोशिएट कर लेंगे। ओवरऑल आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएंगे। आपका दो टाइम पे जो है ना आप उनसे निगोशिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो आजकल हालात बने हुए हैं कि इंपोर्ट्स जो हैं एलसीज नहीं खुल रही हैं, बहुत टाइम से लोगों के कंटेनर्स फंसे हुए हैं। ऐसी सूरत में इंपोर्ट करके यहाँ पे मटेरियल जो फंस जाता है उसको कैसे फिर डील करते हैं, मतलब आजकल की सिचुएशन देखिए में क्या आजकल चल रहा है? तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टफ हुई हुई है और बहुत सारी स्पेशली लग्जरी आइटम्स को तो बिल्कुल ही मैं खुद भी जो है वो नहीं ला रहा या वो उसमें हाथ ही नहीं डाल रहा। तो बेहतर ये है कि वो लोग जो इस तरीके से लाना चाह रहे हैं अभी राइट नाउ करंट सिचुएशन में, मेरी उनको सजेशन है कि वो रुक जाएं, वो ना करें। थोड़ा सा ये इम्पोर्ट का चैनल जो है वो ये ज़रा बेहतर हो जाए, उसके बाद वो कर लें। अभी राइट नाउ प्रॉब्लम्स हैं और उसमें लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, तो बेहतर है कि वो ना करें। चाइना का आपने बता दिया कि अली बाबा के थ्रू आप इंस्पेक्टर्स भी ले सकते हैं, आप फॉरवर्डर भी ले सकते हैं, यानी गुड्स वाले लोग जो हैं जिन्होंने फ्रेट फॉरवर्ड करना है, और वहाँ पे कस्टम एजेंट भी ले सकते हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची पोर्ट के ऊपर जो है, यहाँ हम कैसे मतलब एक अच्छा बंदा ढूंढ सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए? देखिए मैंने तो कुछ लोगों को आजमाया है, देखा है, मुझे अच्छे रिसोर्सेज मिले हैं, लेकिन मैंने उसको उनको इंटरनेट के थ्रू ही देखा। कुछ लोगों से पूछा, उनसे पूछा कि आपने किस किस के साथ काम किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें रिसर्च करनी पड़ती है, लोगों के रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं, ठीक है। आप 5 7 8 लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बंदा आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपको मार तब पड़ेगी जब आपने किसी एक बंदे से बात की, उसने आपको जो है ना वो अपनी बातों में उतार लिया और अब आपके लिए तैयार हो जाए नुकसान के लिए। तो कोशिश ये करें कि 7 8 लोगों से कांटेक्ट करें और उनकी इंफॉर्मेशन का ना एनालिसिस करें कि ये बंदा क्या कह रहा है, इसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट इस बंदे ने मुझे क्या जवाब दिया, ठीक है। और दूसरा ये है कि फिर जैसे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे डिस्कस करें। लोग क्या करते हैं, वो लोग छुपाना चाहते हैं कि यार मेरी प्रोडक्ट है, मेरी इन्फॉर्मेशन, अच्छा इसको ये ना पता चल जाए कि मैं भी सामान ला रहा हूँ। ये चीज़ें छोड़ें, लोगों से इन्फॉर्मेशन लें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, ताकि आपका नुकसान जो है वो कम से कम हो। पाकिस्तान में ड्यूटीज़ का सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम क्या अक्सर ऐसा होता है कि यार जब चीज़ हमने मंगवाई है चाइना से तब इसका ड्यूटी इतना था और अब इसका ड्यूटी इतना हो गया, मतलब 30 से 40 दिन में चीज़ यहाँ पहुँचने तक क्या इतनी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है कि आपको कंसाइनमेंट पे नुकसान हो जाए? सम टाइम ऐसा नहीं है कि हर कंसाइनमेंट पे ऐसा होगा, बट हो भी जाता है। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप कस्टम्स की जो है वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, और अगर आप मुझे कहेंगे मैं भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसका सप्लायर से कहें कि इसका HS कोड दे दें मुझे, ठीक है। एचएस कोड क्या HS होता है? कोड हर प्रोडक्ट का जो है वो एक स्टैंडर्ड कोड होता है, जिसके थ्रू आप कस्टम के चार्जेस, कस्टम ड्यूटीज डिफाइन होती हैं उस कोड के अगेंस्ट, ठीक है, पूरी दुनिया में। वो कोड सेम होगा लेकिन उसके अगेंस्ट जो ड्यूटी चार्जेस हैं वो हर कंट्री के डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आप क्योंकि डॉक्यूमेंट में हर कंट्री के मतलब इंटरनेशनली वो HS कोड का डॉक्यूमेंट है, आप वो डाउनलोड करें और उसको हम लोग चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी। और इवन मेरे पास एक शीट है, एक्सेल शीट है, जिसमें मैं वो HS कोड डालता हूँ, तो मुझे आज की डेट का वो बता देगी कि आज जो है वो करंट ड्यूटीज़ क्या चल रही हैं इस प्रोडक्ट को, अगर मैंने पाकिस्तान में लेके आना है तो पाकिस्तान के लिए। तो वो हर कंट्री के कस्टम डिपार्ट ऑफिस से आप जो उनकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। और अगर आप बेहतर है कि आप उनकी वो फार्मूलाज एक्चुअली उन्होंने दिए हुए हैं वो एक्सेल शीट में डालें, तो आप हर प्रोडक्ट की ड्यूटीज़ को कैलकुलेट करके एक्चुअल ड्यूटी का पता लगा सकते हैं। उसमें यह है कि फिर आपको फ्रेट कंपनी या जो कस्टम एजेंट है वो आपके साथ खेल नहीं सकता उस मामले में, अगर आप ये थोड़ा सा काम कर लें, वर्क कर लें। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एक घड़ी मैंने मंगवानी है, फ़र्ज़ करें 100 पीस मैंने घड़ी का मंगवाना है। जब ड्यूटी पता करता हूँ तो वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी कीमत और ड्यूटी डाल के यहाँ पे बहुत महंगी पड़ जाती है, जबकि सेम चीज़ मार्केट के अंदर सस्ती मिल रही होती है। उसकी क्या वजह है, मतलब कि वो सस्ती बेच रहे हैं, हमें ख़रीद के चाइना से भी महंगी दो पड़ रही है? दो 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 रीजंस होती हैं। नंबर एक, क्वालिटी का डिफरेंस होता है। कॉपी होगी, आप बिल्कुल नहीं पहचान सकेंगे मटेरियल वाइज उसका। एक ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपको सस्ती दे रहा है डेफिनेटली उसने जिससे ली है
वो बंदे ने बल्क में मंगवाई हुई है। अगर आपने 100 पीसीज मंगवाए हो सकता है उसने 5000 यूनिट्स मंगवाए हुए हैं, तो डेफिनेटली प्राइसेस में डिफरेंस होगा। तो ये दो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। क्वांटिटी कम और ज़्यादा होने का भी ड्यूटी के साथ कोई ताल्लुक है? ड्यूटी का नहीं, प्राइसेस का बहुत गहरा प्राइसेस का, ताल्लुक है। यानी प्राइसेस का परचेज बहुत, का जी जी और जी फ्रेट का, जी 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 इन दो बिल्कुल, चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। एग्जैक्टली। अक्सर देखा है कि वो चीज़ें जो हम अली बाबा से ऑर्डर करना चाहते हैं कम क्वांटिटी में, या तो वो पहुंच नहीं पा रही होती, और अगर पहुंच भी पा रही होती तो बहुत लेट। जबकि हम दराज पे जाते हैं, पाकिस्तानी आपको पता है चाइनीज कि सप्लायर्स चाइनीज़ बैठे हुए सप्लायर हैं। बैठे हुए हैं वहाँ पे, और वो हमें चीज़ सस्ती भी दे रहे हैं और वो हमारे डोर स्टेप पे भी दे रहे हैं। उसकी क्या वजह है आखिर? उसकी मेन जो वजह ये है, अच्छा वो जो आप कह रहे हैं ना कि हम लोग अली बाबा से बाय करते हैं और वो आती नहीं है, वो अली एक्सप्रेस से अगर आप बाय करते हैं तो इश्यूज आते हाँ, हैं। ये सॉरी अली सॉरी, एक्सप्रेस अली पे एक्सप्रेस जाएंगे से, हाँ जी। तो वहाँ पे इशू आता है। अच्छा, दराज का ये है कि बहुत सारे चाइनीज सेलर ने दराज अकाउंट बनाए हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने यहाँ वेयर हाउस में अपना स्टॉक रखा हुआ है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, ठीक है। तो वो ओके। उन्होंने बल्क में भेजा हुआ है, वो मैन्युफैक्चरर भी हैं, तो अपनी मर्जी की प्राइसेस वो दे सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से एक तो जल्दी भी डिलीवर हो जाता है, प्राइसेस भी उनकी कम होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली दराज पे यही है कि आप जो है ना वो मैन्युफैक्चरर होल सेलर खुद भी आके बैठ गए, इवन चाइनीज आके बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसलिए समटाइम लोगों ने, आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं दराज पे एक नया बंदा बहुत मुश्किल से जा रहा है आजकल वहाँ पे सेलिंग के लिए। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में दराज जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे अली बाबा के लिए, या उसके मुकाबले में अली एक्सप्रेस जो है उसके मुकाबले में उठान ज़्यादा करेगा? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जितना भी देख लें कि लोकल जो है वो सप्लायर ज़्यादा है और लोकल बायर ज़्यादा है। हमारा जो पाकिस्तान का बायर है वो दराज पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू अली एक्सप्रेस। मैं अली बाबा को इसके अंदर बीच में नहीं डालूंगा, क्योंकि ये वो हैं जहाँ पे आप एक यूनिट दोनों प्लेटफॉर्म से ख़रीद सकते हैं। तो दराज का ये है कि एक तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सेलर से वो बात करना या चीज़ को लेना उनसे आसान है, जल्दी डिलीवरी मिल रही है दराज पे। तो डेफिनेटली दराज जो है वो आने वाले दिनों में, और पीछे इसको सपोर्ट जो है वो अब अली बाबा ने इसको कुछ ना इसके अंदर कह लें कि अपने पाँव घुसाना शुरू कर दिए हैं। तो वो शायद अली एक्सप्रेस या अली बाबा को यहाँ पर उस तरीके से प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन वो दराज को ही प्रमोट करके अपना बिजनेस बना लेंगे। गुड। चाइना में आप काफ़ी अरसा रह के आए हैं, वहाँ का जो बिज़नेसमैन है, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर, और पाकिस्तान का जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है, उन दोनों की सोच के दरमियान कितना गैप है? देखें, जो पाकिस्तानी इम्पोर्टर स्पेशली एक्सपोर्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि हम उधर से भी चाइना के एक्सपोर्ट ही को कंपैरिजन कर रहे होंगे, तो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टर है ना वो आज भी ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेसेस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। वो आज के करंट स्टैंडर्ड्स को और रिक्वायरमेंट्स को, रूल्स को फॉलो करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया की मंडी में नहीं जा रही। चाइना का जो एक्सपोर्टर है वो अपने आप को हर कंट्री के लिए तैयार कर रहा है, ठीक है। अब इसमें छोटी सी एक एग्जांपल है कि एक प्रोडक्ट है आयरन की प्रोडक्ट है, वो पाकिस्तान के अंदर उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस भी कम है। चाइना के अंदर जो उसका स्टील है उसकी क्वालिटी भी ख़राब है, कम है, अच्छी नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में, और उसकी प्राइस भी हाई है। लेकिन कस्टमर मजबूरन बाय कर रहा है चाइना से, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के पास एफडीए सर्टिफिकेट ही नहीं है कि मैं उसको एक्सपोर्ट कर दूं। अरसलान भाई, ये एफडीए क्या है? एफडीए सर्टिफिकेट है, यूएसए में नॉर्मली ये रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी आपने हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो फेडरल ड्रग अथॉरिटी की तरफ से एक लेटर ये जो है ना इशू किया जाता है, ठीक है। उसके बगैर वो आप वो प्रोडक्ट भेज नहीं सकते, बेच नहीं सकते यूएसए के अंदर। तो ये सप्लायर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को अपनी प्रोडक्ट के लिए चाहिए होता है स्टैंडर्ड को मीट करने के लेकिन वो लिए। पाकिस्तानी और चाइनियों को तो नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल। पाकिस्तानी सप्लायर जो है वो अपनी उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट लेगा वहाँ से सर्टिफिकेट। तो वो अमेरिका से लेना पड़ता जी है? बिल्कुल, तो पहले अपना सैंपल भेजना होता है वहाँ पे, और ऐसे ही उसके है, वो बाद टेस्ट वो होता है, टेस्टिंग के टेस्ट होता बाद है, और उसके उसके बाद वो बाद क्लियरेंस होता है। होती है उसकी। अच्छा, अमेरिका का जिक्र छिड़ ही गया है, तो चाइना से अमेरिका के लिए भी तो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट होती है, तो उसमें आपका कोई है एक्सपोयर? जी मतलब बिल्कुल, ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं या जिन लोगों को मेरी कंपनी ने सर्विसेज दी हैं वो ज़्यादातर यूएसए के हैं। पाकिस्तान में उतने नहीं हैं जितने कि यूएसए में क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, और उन लोगों के लिए ये बहुत आसान है कि वो एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं और उनके थ्रू ये प्रोसेस करवा लेते हैं, अपना टाइम भी सेव करते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा ये जो एक्सपेंसिव नहीं लगता शायद, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे नॉर्मली सर्विसेज लेते हैं यूएसए के लोग। गुड।
तो कोई रिसेंट एक्सपोर्ट की हो चाइना से अमेरिका के लिए तो? देखें, बहुत सारी एक्सपोर्ट्स की हैं, स्पेशली जो लोग अमेज़ॉन पे, वॉलमार्ट पे और जितने भी बाकी मार्केट प्लेसेस हैं उनके ऊपर सेल करते हैं, उनके लिए डिफरेंट क्वांटिटीज़ भेजी हैं। इसमें ये होता है कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जिसका ख्याल रखना है वो है कि क्वालिटी, उनको वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए नहीं तैयार। तो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे भेजी हैं, और मल्टीपल आइटम्स हम लोगों ने डिस्पैच किए हैं चाहे यूएसए। पाकिस्तानी चाइनीज़ को और चाइनीज़ पाकिस्तानी को अक्सर धोखा दे लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी चाइनीज़ भाई भाई हैं। तो क्या चाइनीज़ अमेरिकन को भी धोखा देते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज देखे हैं बहुत सारे। एक मेरे सामने भी एक केस आया था। लेकिन मैं फिर पहले बताऊंगा कि बात यही है कि फ्रॉड तब होता है जब हम चाहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो। एक एक केस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक क्लाइंट था, उसने ग्लव्स मांगे। डॉक्टर था एक, उसको नाइट्राइल ग्लव्स चाहिए थे कोविड के दिनों में। अब वो ये कहता है कि जी मुझे ये $8 में बॉक्स चाहिए। उसको हमने चाइना से भी चेक किया, टर्की से, मलेशिया से चेक किया, कहीं पे भी $8 में नहीं मिल रहा था, सब जगह पे $11 का मिल रहा था। तो मैंने उसे कहा कि जी मैं ये नहीं ढूंढ सकता, आप जो है वो किसी और से चेक कर लें, सर्विसेज ले लें, मेरे बस में ये नहीं है कि मैं आपको $8, क्योंकि मार्केट में है ही नहीं। किसी और ने, चाइनीज़ ने उसको कहा कि मैं आपको $8 में दे दूंगा। अब उस बंदे को चाहिए थे 10,000 बॉक्सेस। तो $80,000? जी $80,000 का ऑर्डर था वो। तो सप्लायर को सप्लायर ने कहा कि जी आप ऐसा करें, ये बैंक अकाउंट है, इसमें जो है वो 2 ट्रांजैक्शन करें और 40-40 हज़ार डॉलर भेज दें, आपको हम 1 हफ्ते के बाद डिस्पैच कर देंगे। उसने ऐसा ही किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ना अली बाबा को पे जाके उसकी फैक्ट्री को चेक किया, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई वेरिफिकेशन नहीं की, और $40,000 की 2 जो है वो उन्होंने ट्रांजैक्शन कर दी, $80,000 भेज दिया। 15 दिन गुजरे, 30 दिन गुजर गए, कोई सामान नहीं है। 1.5 महीने बाद फैक्ट्री ने कहा, या उस चाइनीज़ ने कहा, जी वो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, तो अब ये जो है ये आपको $13 का मिलेगा, जो उस वक्त 11 का मिल जो रहा था। 11 का मिल रहा था। ठीक है, तो अदरवाइज आप अपने पैसे वापस ले लें। तो उसने कहा भाई मैंने 13 में नहीं लेना, आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दें। चाइनीज़ ने $40,000 वापस किया और उसके बाद गायब हो गया। तो मुझे उसने तकरीबन 2 माह के बाद बताया कि जी मेरे $40,000 जो है वो इस तरीके से चाइनीज़ ले गया है, तो आप कुछ कर सकते हैं, तो हम आपको जो है ना 20% हम आपको पे कर देंगे, जितनी पेमेंट आप रिकवर करेंगे। तो हमने वहाँ पे फिर अब मैंने अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया करते हुए मैंने उसका 1 वीक में $40,000 रिटर्न करवा दिया था। हम लोगों ने फैक्ट्री को भी ट्रेस कर लिया था, जो एजेंट डील कर रहा था उसको भी ट्रेस आउट कर लिया था, और उसके पैसे जो है वो क्लाइंट को रिकवर करवा दिए। तो जो बीच में सीखने वाली बात है वो ये है कि अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो वो जो है ना लेफ्ट राइट फिर भी उनके लिए इतना आसान है। अब वो चाइनीज़ ये समझ रहा था कि ये अमेरिका में बैठा हुआ है, कोविड के दिन है, कौन आएगा यहाँ पे फ़्लाइट लेके। ठीक है, वो लकीली चूँकि मेरे वहाँ पे था, सारे रहा हूँ मैं वहाँ पे, तो पुलिस के कुछ मेरे दोस्त थे पुलिस वाले चाइनीज़, तो उनके थ्रू फिर हम लोगों ने उसकी पेमेंट रिकवर करवा ली थी। होता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने चाइना जाना है और जाके वहाँ पे खुद चीज़ें देखनी है, फैक्ट्रीज़ विज़िट करनी है और उसके बाद चीज़ें परचेज़ करनी है। अब मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं भी जाऊँ वहाँ पे, छोटी-छोटी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ देखूँ, वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें विज़िट करूँ, तो 15-20 दिन रह के आऊँ। लेकिन चाइना, एक तो पिछले कोविड की वजह से पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा रही, और दूसरा पता भी नहीं कि वहाँ पे जाते कैसे हैं और उसका वीज़ा कैसे मिलता है, कितने का मिलता है, रहना कहाँ पे है, खाना क्या है, पीना क्या है। वहाँ सुना है कि वो डड्डू-शड्डू भी खिला देते हैं। पता नहीं। यासीन हंसदा है। मैं और उस्मान भाई कराची में थे, वहाँ पे एक जगह पे ना वो क्रैकर्स होते हैं गालमन, हाँ। वो मैं पहली बरतई मैंने ना वो सूप उस्मान भाई ने मंगवाया कि यार ये पीते हैं। मैंने कहा यार मैंने कभी नहीं ये खाया पिया, तो मैंने, तो मेरा ड्राइवर था साथ में, वो भी बैठ गया, उसके लिए भी मंगवाया हमने। तो अब खा रहे हैं तो ड्राइवर को अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं ये क्या है, किस क्रैब्स। तरह क्रैब्स है ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, केकड़े, केकड़े हाँ। वो सूप। तो मुझे आहिस्ता से पूछता है, सर ये की है? मैं के पुत्र डड्डू ने छोड़ के भाग गया। लिटरली मार्केट में बिकते हैं वहाँ पे। हाँ बिकते हैं। तो बड़े बड़े जो है ना।
तो एक तो मुझे ये बताएं कि वहाँ जाने का तरीका क्या है, जाएं कैसे, और दूसरा वहाँ पे डड्डुओं से कैसे बचें। अच्छा, एक तो ये है कि चाइना जाना बहुत आसान है। लोगों ने शायद इसको समझा होगा कि चाइना वीज़ा नहीं देता। बिजनेस वीज़ा बड़े आराम से आप ले सकते हैं, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे मुझे पता है एजेंट जो है वो 3 लाख से 5 लाख डिमांड कर रहे होते हैं, जबकि चाइना की जो एक्चुअल फ़ी है वो 8,500 से 10,000 रुपये है। बस बस जेरी जो फीस लेगा, ठीक है। जेरी कौन है? जेरी ऑफिस है जो कि आप जहाँ पे अपना पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं, वो एम्बेसी से आपका वीज़ा लगवा के आपको दे देते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर में इनके ऑफिस हैं, कराची में भी हैं, ओके। ठीक है। जो तो अच्छा, अब इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है उस पर हम बात कर लेते हैं कि जी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सिंपल सी रिक्वायरमेंट, आपकी कंपनी रजिस्टर हो या आप उसके अंदर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज़ है आपका, बिजनेस के लिए आपने जाना है, आपने टैक्स दिखाना है अपना, ठीक है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपके पास, चाइना जो है वो इसकी एम्बेसी डिमांड करती है $2,500 की, कि आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं बैंक की जो वो है स्टेटमेंट है सालाना सालाना $2,500 $2,500 से ज़्यादा हो जी, मतलब। इससे ज़्यादा हो, जो कि 5-7 लाख रुपए ये तकरीबन तो बनता है, ठीक है। इतनी स्टेटमेंट हो आपकी, पासपोर्ट। अगर आपने पिछले 5 सालों में चाइना में ट्रैवल नहीं किया तो फिर आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना है, यहाँ का, पाकिस्तान का। जी, पाकिस्तान का। अच्छा, उसके बाद आपने मेडिकल जो है ना वो अटैच करना है, जो कि चाइना के अपने ही एलोकेटेड इदारे हैं जहाँ से आपने अपना मेडिकल करवाना है, आप वो करवाएंगे। पासपोर्ट आपने डाल दिया, अपनी स्टेटमेंट है। एक चीज़ आपको चाहिए है जो कि चाइना से, वो है इनविटेशन लेटर। वहाँ से कोई बंदा आपको बुलाए? वहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज हैं जो कि आपको, आप सिर्फ उनको ये बता दें कि मैं परचेजिंग के लिए आना चाहता हूँ आपके पास, ये मेरी उसको थोड़ा सा आपने अपना बिजनेस मॉडल दिखाना है, परचेजिंग के बारे में बताना है, वो आपको इनविटेशन लेटर दे देंगे। वो इनविटेशन लेटर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है। अगर पहले आपने ट्रैवल नहीं किया हुआ चाइना में तो आपने होटल की बुकिंग अटैच करनी है, फ्लाइट की टिकट को अटैच करना है प्री बुक करके। ये डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, 3 दिन के बाद एम्बेसी आपको वीज़ा लगा देती है। वाह। एम्बेसी की फ़ीस टोटल जो है वो 8,500 है, तो ये और कॉस्ट है। आज जब हम बात कर रहे हैं फेब 2023 के अंदर, तो रिटर्न टिकट कितने के? वन साइडेड टिकट इस वक्त की अगर उसकी बात करें तो 1,20,000 से लेके 1,60,70,000 तक टिकट है, लेकिन अगर आप रिटर्न टिकट बाय करते हैं तो वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब करीब जो है वो आपको मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आप किस रूट को लेके जा रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट इस्लामाबाद से बीजिंग जाना चाह रहे हैं, या आपने बैंकॉक के रूट से जाना है थाई एयरवेज़ के थ्रू, ये भी एक सस्ता रूट है। इसी तरीके से अगर आप मलेशियन एयरलाइन को यूज़ कर लें, मलेशिया जाके फिर चाइना चले जाएं, वो भी उसकी टिकट सस्ती हैं। इस वक्त वो लोग जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं और साथ में उम्रा भी करना है, सऊदी एयरलाइन को यूज़ करें। सऊदीया जो है वो 4 दिन का आपको वीज़ा दे रहा है, ठीक है। आप वहाँ पे उम्रा करें और आगे जाके बिज़नेस करके वापस वाह। आ जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो चाइना के जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं जहाँ पे बेसिकली ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो कौन से हैं, सूबे कौन से हैं? बिल्कुल, इसमें यह है कि चाइना की एक जो अच्छी बात है वो ये है कि आपको उसने अपने जोन बनाए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल ऑफ प्रोडक्ट। आपको स्टील की प्रोडक्ट चाहिए तो वो एक जोन है, आपको रबड़ की प्रोडक्ट चाहिए तो ये प्रोविंस है जो रबड़ में स्पेशलिटी है, ठीक है। आपको ब्यूटी और टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें चाहिए, आप ईवू चले जाएं। आपको टूल्स और इस तरह के जो हमारे पास डिफरेंट आलात हैं, इनके लिए आपने जाना है तो वहाँ पे ग्वांचो, एक ग्वांजो लोग बोलते ग्वांजो। हैं, ग्वांजो बोलते हैं, एक्चुअली ग्वांचो है। नहीं, वो ऐसे मुंह टेढ़ा करिए, ग्वांजो। ऐसे ही है, ग्वांचो चले जाएं, ठीक है, वो प्रोविंस है। शनचन के अंदर आपको सारी की सारी जो है वो मिल जाएगी, ये जो मोबाइल और इस तरह की जो हमारी डिवाइसेस हैं, लैपटॉप, इस तरह एसेसरीज से रिलेटेड आपको मार्केट मिलेगी। रबड़ से टायर्स की जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है इनकी शंतोंग प्रोविंस के अंदर। तो इस तरीके से उन्होंने जोन्स बनाए हुए हैं। तो आपने देखना है कि मैं किस प्रोडक्ट को बाय करने जा रहा हूँ, उससे रिलेटेड आप अपना वो जोन चूज़ करें, डायरेक्टली वहीं उसी जोन में लैंड करें जाके, और वहाँ की फैक्ट्रीज आप मूव करके कम टाइम में कम खर्चे में आप जो है वो ये अपना सारा बिजनेस जो है वो प्लान कर सकते हैं। ये बिजनेस वीज़ा ये कितने दिन का होता है? बिजनेस वीज़ा 6 मंथ्स का होता है। इसमें सिंगल एंट्री भी है, मल्टीपल एंट्रीज भी हैं, लेकिन 6 मंथ्स के बाद आपको वहाँ से हर 3 मंथ्स के बाद एक दफ़ा एग्जिट लेना है और दोबारा एंटर होना है, अगर आपने पूरे 6 मंथ्स वहाँ पे स्टे करना है। अदरवाइज आप जो है वो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस प्लान आप ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो रिहाइश है और खाना है वो सस्ता है या महंगा है? पहले तो खाना आप ये पूछें कि हलाल मिलता है कि नहीं हाँ, मिलता हलाल मिलता है या नहीं मिलता? हाँ,
चाइना के अंदर जो है वो हलाल रेस्टोरेंट जगह जगह हैं। हर ऑलमोस्ट हर कम्युनिटी के अंदर, हर स्ट्रीट के अंदर चाइनीज़ फूड तो हलाल आपको मिलेगा। लेकिन अगर कहें कि पाकिस्तानी फूड मिलेगा, तो पाकिस्तानी फूड जो है वो, जो जैसे मैंने ग्वांचो की बात की, ईवू की बात की, इन एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे रेस्टोरेंट्स। लेकिन ओवरऑल चाइना के अंदर जाएंगे तो हर सिटी में एक दो रेस्टोरेंट्स तो लाजमी पाकिस्तानी फूड के, इंडियन फूड के जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हाँ, पाकिस्तानी फूड, इंडियन फूड ये थोड़ा महंगा है। बट अगर आपने हलाल फूड और चाइनीज़ में अब आप खा लें तो वो आपके लिए बहुत सस्ता भी है। ठीक है, अकोमोडेशन के लिए ये है कि जो सिटी सेंटर्स हैं वहाँ पे एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा साइड पे होकर कहीं पे भी होटल में अपना ले लेते हैं रूम, तो आपको वो बहुत मुनासिब से पैसों में मिल जाता है वहाँ पे। मैं तो वहाँ पे नूडल शूडल खा के गुजारा कर लूँगा। बस फिर आपके लिए मसला नहीं है। तो ये जो हमारे शहर हैं, बिल्कुल इसी तरह उनके भी शहर हैं, ज़रा डेवलप्ड और बड़े होंगे, और हमारे जो गांव हैं उनके भी गांव होंगे, और ज़ाहिर वो इससे अच्छे होंगे। तो जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ पे रिहाइशें, खाने कदरे सस्ते नहीं होते होंगे? बहुत सस्ते हैं। मैं खुद भी जो है ना इस चीज़ को पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि बीजिंग जो सिटी था, मैं वहाँ पे 3 साल रहा हूँ। जो सिटी है उसके अंदर, सिटी सेंटर के अंदर जो आपको अपार्टमेंट मिलता है वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट तकरीबन 4,500 RMB युआन का मिलता है मंथली। वो पाकिस्तानी कितने बन गए? ये तकरीबन 40 रुपए का है आजकल, एक युआन। एक युआन जी। आपने तो कितना कहा, 4,000 4,000 में? भी है तो 1,60,000 में 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको मिलेगा। महीने के लिए? जी, महीने के लिए। हम्म। लेकिन आप सिटी सेंटर से ज़रा हट के थोड़ा साइड पे चले जाएं तो वही उसी तरह का अपार्टमेंट आपको जो है वो 1800, 2,000? 2500, 2000 इसके अंदर मिल जाएगा। और ये बीजिंग सिटी, शंघाई, ये जो मेन सिटीज़ हैं इसके अंदर एक्सपेंसिव है। अदरवाइज़ आप दूसरे सिटीज़ में चले जाएं, दूसरे प्रोविंसेस में चले जाएं, जैसे चंगचो सिटी है, मैं अभी करंटली वहाँ पे रहता हूँ, हम्म। तो वहाँ पे 2 बेडरूम लग्जरी अपार्टमेंट आपको 1500-1600 में मिल ये जाता तो 2,000 रुपया हुआ ना है। ऐसे डेली? ही है, ऐसे ही है, यहाँ 2,000 में पाकिस्तान में नहीं मिलता कम। ऐसे ही है। तो वहाँ पे जो है वो साइड पे जो आपको मिल जाएंगे। और एक जगह से दूसरी जगह फैक्ट्रियाँ घूमने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है वो अच्छा, अमूमन क्या है, और क्या महंगी है जी या मैं आपको सस्ती है? बता देता हूँ। इसमें ये है कि चाइना के अंदर उसकी खूबसूरती ये है कि उसने अपने हर लेवल के बंदे को फैसिलिटेट किया हुआ है। आपके पास पैसे हैं, आप बाय एयर चले जाएं, आपको टिकट मिल जाएंगी। ठीक है, आप बाय फास्ट ट्रेन से चले जाएं, पैसे कम है तो। अच्छा, फास्ट ट्रेन के बाद स्लो ट्रेन भी है। स्लो ट्रेन में भी 5 किस्म की टाइप्स हैं। बसेस हैं, टैक्सीज हैं। ठीक है, लोग जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, उसके चार्जेस कम है। तो अब डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। आप जो है वो सबवेज चल रही हैं, उस पर चले जाएं। आप जो है 20-20, 30-30 किलोमीटर का सफ़र जो है वो 3-4 युआन में कर सकते हैं। और यही 20-30 किलोमीटर का जो है वो सफ़र आप 100 युआन में भी कर सकते हैं। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हाँ, लैंग्वेज में ये है कि जो बिजनेस सिटीज़ हैं जहाँ पे ट्रेड हो रही है, वहाँ पे तो ये सारे अब इंग्लिश भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं। हमारे जो यहाँ के पठान हजरात हैं उन्होंने पश्तो भी सिखा दी हुई है उनको। ठीक है, अच्छा, बेसिक सी। चाइनियों को जी पश्तो भी जी, आती है? बिल्कुल। वाह भाई वाह। ठीक है। तो लेकिन जो बाकी रिमोट एरियाज़ हैं या जो बिजनेस से हट के थोड़े से एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट उसका सोल्यूशन ट्रांसलेटर है आजकल। आप जो है वो वॉइस ट्रांसलेटर यूज़ कर लें, आप टेक्स्ट ट्रांसलेटर यूज़ कर लें, इमेज आप कोई भी तस्वीर लें उसको ट्रांसलेट कर लें, आपको इंग्लिश में उर्दू में ट्रांसलेट कर देगी। तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ गैप नाउ डेज, इस इन दिनों में कोई मसला नहीं है। तो वहाँ पे गाइड भी मिल जाते हैं जो आपको? बहुत सारे गाइड मिल जाते हैं, बल्कि हम लोग खुद भी ये सर्विस जो है वो अब लोगों के लिए ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर आपने चाइना आना है तो आपके कंप्लीट जो बिज़नेस प्लान है उसको हम लोग जो है वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपकी अकोमोडेशन, आपकी ट्रैवलिंग, फैक्ट्रीज़ आप बताएंगे कि जी मुझे ये मेरी प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड जो है वो 5 से 7 पहले से फैक्ट्रीज़ के साथ आपकी मीटिंग जो है वो डिसाइड करके हम लोग दे रहे हैं लोगों को। और बहुत सारे मेरा पैकेज तो बुक करें ना। डन करें। हो जाएगा। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी समझनी है, जो ट्रांसलेटर्स होते हैं बेसिकली, वो तो नहीं फ्रॉड कर देते कि हमें तो चाइनीज़ आती नहीं, वो जहाँ हमें लेके जाए वहाँ उसको कोई इशारा कर दे या बात ही कर ले कि भाई जो भी रेट देना है इसमें मेरा कमीशन रख लेना? देखें, ये हो सकता है जब एक बंदा बीच में आपके साथ आया है और उसको नज़र आ रहा है कि ये बंदा परचेज करने आया है, तो पॉसिबिलिटी है। बट उसके लिए ये है कि आप खुद भी सप्लायर के साथ जो है वो थोड़ा कम्युनिकेट ज़्यादा कर लें। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हो भी सकता है। बट आपको देखना पड़ेगा कि जो मैं ट्रांसलेटर हायर कर रहा हूँ, जिस कंपनी से कर रहा हूँ, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है।
क्या वो वाकई जो है उनके देखें वहाँ पे भी रिव्यूज़ सिस्टम ही है, आप रिव्यूज़ पढ़ें, ठीक है, तो आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी काफ़ी। गुड। अब ये बताइए कि आप और आपकी कंपनी पाकिस्तानियों के लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें मुफ्त क्या है और पेड क्या है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि हम लोग जितनी हमने डिस्कशन की अभी, ऑलमोस्ट ये सारी सर्विसेज जो कि मैंने आपको फिर से एक दफ़ा बता भी देता हूँ कि आपकी प्रोडक्ट का बेस्ट सप्लायर ढूंढना, बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट ढूंढना और बेस्ट प्राइसेस लेना। ये चीज़ हर हर बायर यही चाहता है ना कि मुझे अच्छी प्राइस मिले, अच्छी क्वालिटी मिले, सप्लायर लॉन्ग टर्म हो। ये चीज़ हम लोग फाइंड आउट करके दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उसकी सैंपल्स वगैरह को चेक करना, इवेल्युएट करना, इंस्पेक्शन, शिपमेंट, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी प्रोडक्ट की करवानी है चाइना से, ये सारी सर्विसेज। किसी ने अपना ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर करना है तो वो भी हम लोग वहाँ पे करवा देते हैं। उसके साथ साथ जो है वो उनका कोई भी बिजनेस प्लान, बिजनेस वीज़ा पे आना चाहता है, बिजनेस वीज़ा लगवाने के लिए गाइड मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन लगवाना खुद है। मैं मतलब वो वीज़ा का एजेंट नहीं हूँ कि मैं वीज़ा लगवा के दूंगा एम्बेसी से। हाँ, मैं गाइड करूँगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप पर। तो ये सारी सर्विसेज भी दे रहे हैं और यही सारी चीज़ें लोगों को सिखा भी रहे हैं। कि एक बंदा है वो कहता है कि यार मैं लेट्स सपोज एक सर्विस एक कंपनी को मैं इतना ज़्यादा नहीं पे करना चाहता, मैं खुद सीखना चाहता हूँ, तो वो आ जाए, आके हमसे सीख ले, ठीक है। हम लोग उनको सिखा देंगे, सिखाने के बाद वो अपने फ्यूचर के सारे ऑर्डर्स खुद से कर सकता है। जो चीज़ मैं खुद करता हूँ, जो चीज़ मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ एज इट इज़, वो डॉक्यूमेंट्स में मैं स्टूडेंट को दिखाता हूँ कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये मेरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, ये मेरा RFQ का फॉर्म है। वो सारी चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को दे देता हूँ कि आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज और ट्रेनिंग्स हम लोग दे रहे हैं सोर्सिंग के हवाले से, स्पेसिफिकली अगर बात तो करें ये तो। कोर्सेज बनाए हुए हैं आपने? जी बिल्कुल, इसके कोर्सेज हैं। तो कितने ड्यूरेशन के हैं और क्या फीसेस हैं? इसमें 2 टाइप के हैं। एक 1 टू 1 ट्रेनिंग है कि कोई बिजनेस ओनर है जो कि डायरेक्टली शॉर्ट टाइम के अंदर सीखना चाहता है, तो उनकी हमने 1 मंथ का जो है वो प्रोग्राम रखा हुआ है। वो 1 मंथ में ऑनलाइन जूम पे क्लासेस ले ले, या अगर वो हमारे ऑफिस आना चाहता है तो ऑफिस पे आके भी क्लासेस ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि वो स्टूडेंट्स के लिए है, और वो लोग आए हमारे ऑफिस में आए, कैंपस में आए, या ऑनलाइन जूम पे क्लास ले लें। वो 6 मंथ्स की उनकी भी ट्रेनिंग है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने अपनी ट्रेनिंग के अंदर इंटर्नशिप भी ऐड की हुई है। प्रॉब्लम यह है कि लोग जो है वो कोर्सेज लेते हैं और कोर्सेज लेने के बाद उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता, वो ढूंढ रहे होते हैं। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए हमने खुद से इंटर्नशिप रखी हुई है। अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के देते हैं हम उनको, कि जो चीज़ें हमने सिखाई हैं उनको हमारे ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ले लें आप। और वो पेड इंटर्नशिप्स हैं, लोगों को पे भी कर रहे हैं। उसके बाद जो सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है वो हम उससे पे कर देते हैं। गुड। कोर्स की फीस नहीं अभी बताई आप? कोर्स की जो 1 टू 1 फ़ी है वो 50,000 फ़ी है उसकी। 1 मंथ? 1 मंथ एक ही दफ़ा में वो हम सारा उसका जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर देते हैं। और जो स्टूडेंट्स के लिए है वो 18,000 फ़ी है उसकी। 18,000? 18,000 6 महीने के लिए? 6 वीक्स के लिए। 6 वीक्स? 6 वीक्स 6 हफ्तों के जी लिए? जी मतलब 1.5 महीने के लिए? जी। और आपके जो हैंडल्स हैं जहाँ पे मतलब रब्ता करना होता है, हाउ टू कॉन्टेक्ट यू, वो क्या है? अच्छा, उसमें ये है कि फ़िज़िकली जो लोग आना चाहते हैं, गुलगश्त मुल्तान में गोलबाग में स्किल्स आर्क के नाम से ऑफिस है, वहाँ विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, ई कॉमर्स एंड फ्रीलांसिंग बाय अरसलान चाइना वाला। स्किल्स आर्क का पेज है, यूट्यूब पे चैनल है अरसलान चाइना वाला। तो ये इन सब जगहों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने फ़ोन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट करना है तो वो सर्विसेज के लिए चाइना का नंबर अवेलेबल है, ट्रेनिंग्स के लिए जो है वो पाकिस्तान का नंबर अवेलेबल है, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे सोशल मीडिया पे दिए हुए हैं नंबर, बोल दें। मैं बता देता हूँ। चाइना को जो नंबर है वो +86 130 112 118 11, ये है सर्विसेज के लिए। और जो ट्रेनिंग्स के लिए नंबर है वो है 03196065 187। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात मिल गए होंगे। मज़ीद तशनगी रह गई है यकीनन, तो आप अपने सवालात कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब अरसलान भाई से मुल्तान जाके लूँ या फिर यहाँ पे इन्हें बुला लूँ। तो हर 2 सूरतों में आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। देखते रहिए, दुआ में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया अरसलान भाई के साथ। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।